The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। कोरोना की इस दूसरी वेव को नहीं रोका गया तो मुश्किल में फंस जाएंगे। कुछ ऐसे ही शब्द थे आज प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में। हम जानते हैं कि देश में अब कोरोना को ज्यादातर लोग हल्के में लेने लगे हैं। कोरोना का वैसा डर नहीं रहा, लेकिन ये लापरवाही हमें फिर उस दौर में ले जा सकती है जब हमने अस्पतालों के बाहर मरीजों को मरते देखा है, मजदूरों को पैदल घर लौटते देखा था, रोजगार जाते देखे थे, भूख से बिलबिलाते लोग देखे थे। कोरोना को लेकर जो नए संकेत मिले हैं वो इसी खतरे की तरफ ले जा रहे हैं। क्या नए संकेत हैं और प्रधानमंत्री ने किस बात के लिए आगाह किया, शो में इस पर आज बात करेंगे। इसके अलावा मुंबई के पुलिस कमिश्नर की कुर्सी क्यों गई, इसकी भी बात होगी। चुनावी राज्यों में आज क्या हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। वीडियो में दिख रहे बुजुर्ग का नाम बद्रीलाल सोंधिया है, जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा जनपद पंचायत के रहने वाले हैं। बद्रीलाल और उनकी पत्नी को सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, जो पिछले 4 महीने से नहीं आई। पेंशन बंद होने की वजह जानने के लिए बुजुर्ग बद्रीलाल जनपद पंचायत ब्यावरा पहुंचे तो जनपद पंचायत के बाबू ने उन्हें जो बताया उससे वे हैरान रह गए। बद्रीलाल के मुताबिक बाबू ने कंप्यूटर से कागज निकाल कर बताया कि आप दोनों पति पत्नी 15 नवंबर 2020 को मर चुके हो, इसी वजह से आपकी पेंशन बंद हो गई है। अब बुजुर्ग बद्रीलाल और उनकी पत्नी खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। फिलहाल एसडीएम ब्यावरा निधि सिंह ने उन्हें मामले के जल्द से जल्द निराकरण का आश्वासन दिया है। कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी कागज, जिसमें एक्टर पंकज त्रिपाठी को कागजों में मृत दिखाया गया था, जिसके बाद वो खुद को जिंदा साबित करने के लिए सारी जद्दोजहद करते हैं। बुजुर्ग बद्रीलाल और उनकी पत्नी कागज फिल्म के जीते जागते उदाहरण हैं। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी मुंबई से है। कल के दी लल्लन टॉप शो में हमने आपको एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिलने, मनसुख हिरेन की मौत और सचिन वाझे केस के बारे में बताया था। आज उसी मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह अब हेमंत नागराले मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद संभालेंगे। परमवीर सिंह का तबादला होमगार्ड विभाग में किया गया है। जून 2020 में परमवीर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सचिन वाझे समेत 17 सस्पेंडेड पुलिसकर्मियों को बहाल किया गया था। सचिन वाझे को बहाली के बाद पहले लोकल आर्म्स यूनिट में पोस्टिंग दी गई, लेकिन 4 दिन बाद ही क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात कर दिया गया। ये मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की स्पेशल यूनिट है जो हाई प्रोफाइल केस सुलझाती है। यहां सचिन वाझे कई बड़े मामलों की जांच में शामिल रहा। क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट में सचिन की पोस्टिंग को लेकर परमवीर सिंह पर सवाल उठ रहे थे। दूसरी सुर्खी दिल्ली से है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद राम स्वरूप शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। दिल्ली स्थित सांसद आवास में आज सुबह 62 वर्षीय बीजेपी सांसद का शव फंदे से लटका मिला। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्हें सुबह करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि सांसद राम स्वरूप शर्मा की मौत हो गई है। घटनास्थल पर जब अधिकारी पहुंचे तब उनका कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाजे को तोड़कर खोला गया तो उनका शव फंदे से लटका मिला। घटनास्थल से किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
मंडी जिले के रहने वाले राम स्वरूप शर्मा लगातार दूसरी बार सांसद बने थे। वे लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। सांसद बनने से पहले वे हिमाचल प्रदेश बीजेपी के सचिव का दायित्व संभाल चुके थे। सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन की वजह से आज बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक को रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने राम स्वरूप शर्मा के निधन पर शोक जताया है। मई 2019 के बाद से राम स्वरूप शर्मा 8वें सांसद हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। तीसरी सुर्खी, भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 बाइसन विमान आज सुबह क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि ग्वालियर एयरबेस पर प्रशिक्षण के लिए रवाना होते समय लड़ाकू विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में IAF ने ग्रुप कैप्टन A गुप्ता को खो दिया। वायुसेना ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। भारतीय वायुसेना ने एक ट्वीट में कहा, IAF ने दुखद दुर्घटना में ग्रुप कैप्टन A गुप्ता को खो दिया। IAF गहरी संवेदना व्यक्त करता है और उनके परिवार के साथ दृढ़ता से खड़ा है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। अगली सुर्खी दिल्ली से है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस विधेयक में दिल्ली सरकार के संचालन और कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद उपराज्यपाल के पास कुछ अतिरिक्त अधिकार होंगे। जैसे राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। राज्य सरकार, कैबिनेट या किसी मंत्री द्वारा लिए गए शासनात्मक फैसलों में उपराज्यपाल की राय या मंजूरी जरूरी होगी। नए बदलाव के तहत हर तरह के फैसले की फाइल को LG के पास भेजा जाना जरूरी कर दिया गया है। केंद्र सरकार संशोधन विधेयक को लेकर कह रही है कि वो दिल्ली चलाने वाले के लिए नियम कायदे साफ और सटीक करना चाहती है। मतलब ये तय हो जाए कि कौन दिल्ली की असली सरकार है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसे बैकडोर से बीजेपी की एंट्री कराने वाला विधेयक बता रही है। जंतर मंतर पर पार्टी द्वारा आयोजित प्रदर्शन में शामिल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र के इस बिल से दिल्ली के लोग बहुत दुखी हैं। लेकिन भाई साहब, ये चोरी छिपे, ये बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा मैच खेल रहा था, क्रिकेट मैच हार गया, तो उसके बाद क्रिकेट का बल्ला और बॉल लेके दोनों लेके भाग गया। ऐसे ही एक के बाद एक चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं, जनता का राज खत्म करना चाहते हैं। ये इनका एक तरह से इनका ये पूरे देश के अंदर यही कर रहे हैं। चुनाव कराते हैं, अगर चुनाव में हार जाएं तो दूसरी पार्टियों के MLA खरीद लेते हैं और वहां पे सरकार गिरा देते हैं। करते नहीं करते पूरे देश के अंदर? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के ये जितने MLA बैठे हैं खरीदे नहीं जा रहे, ये बिक नहीं रहे। कोशिश तो बहुत करी इन्होंने, ये बिक नहीं रहे। तो ये दिल्ली के अंदर जब MLA नहीं बिक रहे तो इन्होंने ये कानून लाके दिल्ली के अंदर ये सत्ता खत्म करना चाहते हैं, जनता की सत्ता खत्म करना चाहते हैं। चलते हैं अब दिन की बड़ी खबर पर। आज मार्च की 17 तारीख है। एक साल पहले इसी वक्त देश में कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए थे। हालांकि रोजाना के नए केस 100 से भी कम थे। 22 मार्च 2020 को एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया था और फिर आगे लंबा लॉकडाउन लगाना पड़ा था। पिछले मार्च से इस मार्च तक साल भर के वक्त को हम 6-6 महीनों के 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। मार्च 2020 के बाद अगले 6 महीनों में कोरोना के मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे। सितंबर में लगभग 1 लाख केस रोज आ रहे थे और सितंबर में ही देश में कोरोना का पीक था। बात इस ग्राफ से भी समझी जा सकती है। पिछले साल के मार्च से अब तक सितंबर तक ग्राफ ऊपर चढ़ता है और फिर सितंबर से ढलान शुरू हो जाती है। लेकिन अब मार्च में ये ग्राफ फिर ऊपर चढ़ने लगा है और रोजाना वाले आंकड़े बढ़कर 30,000 के करीब हो गए हैं। कुछ राज्यों में हालात पिछले साल के सितंबर जैसे हो गए हैं, यानी 6 महीने पहले जितने नए केस आ रहे थे, अब उतने ही नए केस रोज आने लगे हैं। और इसीलिए चिंता इस बात की है कि कहीं कोरोना को लेकर हम 2020 के साल में
ना लौट जाएं। वो साल जब कई महीनों को लॉकडाउन लगाना पड़ा था, सब कुछ बंद करना पड़ा था, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ थी, डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कोरोना से निपटने में साल भर में देश ने जितनी लड़ाई लड़ी है वो बेकार चली जाए। और इसी चिंता पर आज प्रधानमंत्री ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल ने हिस्सा नहीं लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की इस दूसरी वेव को रोकना ही होगा। गांवों तक संक्रमण पहुंच गया तो मुश्किल हो जाएगी। सुनिए। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। कोरोना का खतरा हर नए दिन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, ये बात आंकड़ों से समझते हैं। मंगलवार को देश में कोरोना के 28,903 नए मामले आए। लगभग इतने ही आंकड़े 3 महीने पहले दिसंबर महीने में आया करते थे। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 2,34,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 188 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। कोरोना की वजह से ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता दिलीप गांधी की भी मौत हुई है। आज कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनका दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था। मंगलवार को आए कुल कोरोना मरीजों में आधे से ज्यादा यानी 17,864 सिर्फ महाराष्ट्र में आए हैं। महाराष्ट्र में 30 सितंबर के बाद ये एक दिन में मरीजों का अधिकतम आंकड़ा है। और महाराष्ट्र में कोरोना कितनी तेज रफ्तार पकड़ चुका है ये इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले महीने की 11 फरवरी को वहां सिर्फ 2415 नए मामले आए थे। सिर्फ महीने भर बाद इन आंकड़ों में 300% से भी ज्यादा तेजी आ गई है। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और केरल, इन 6 राज्यों में ही देश के 84% कोरोना के एक्टिव केस हैं। अब बात आती है कि कोरोना के मामले इतनी तेज गति से क्यों बढ़ने लगे हैं और सिर्फ कुछ राज्यों में ही ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामले बढ़ने की वजह केंद्र सरकार क्या मानती है, पहले ये देश के प्रधानमंत्री से सुनिए। अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है। आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे। कोरोना को लेकर आम लोग और सरकारें लापरवाह हो गई हैं, ये बात विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया कोरोना बढ़ने की क्या वजह मानते हैं, ये सुनिए। कई लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि कोरोना खत्म हो गया है, अब हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, हाथ धोने की जरूरत नहीं है जी। और वायरस का इंतजार कर रहा था और इसीलिए अगर हम देखें कई जगह पे लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, क्राउड्स होने लगे जहां पे लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, कई पार्टीज ऐसे होने लगी। तो अगर उन ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति को भी कोविड हो तो वो बहुत सारे लोगों को एकदम इन्फेक्शन फैला सकता है और एकदम जो है केसेस बढ़ सकते हैं। और ये हमने कई राज्यों में देखा भी कि केसेस एकदम बढ़ गए हैं।
सोशल मीडिया पर कुछ और चीजें भी चल रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में तो रैलियों में खूब जनता उमड़ रही है, लोग मास्क भी नहीं पहनते दिखते, वहां क्यों कोरोना ज्यादा नहीं फैल रहा है? दिल्ली समेत देश के और भी हिस्सों में बाजार में भीड़ दिखती है, मास्क, डिस्टेंस जैसी कोरोना वाली सावधानी भी नहीं दिखती है, फिर भी यहां इतने नए मामले नहीं आ रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात हमने एम्स के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत मिश्रा से पूछी, सुनिए उनका जवाब। कोरोना बढ़ तो रहा है और कई सारे स्टेट्स में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ज्यादा तेजी से इसका प्रसार हो रहा है, बाकी जगह उतना नहीं है। तो इसमें कुछ बातें जो मुझे लगता है वो एक तो ये है कि लोगों ने जो उनको सावधानियां बताई गई थी उससे थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं, क्योंकि शायद लोगों को लगा कंट्रोल हो गया है और सब कुछ नॉर्मल है, तो उन सावधानियों का मुझे लगता है। दूसरा, हालांकि अभी उस चीज का डाटा कोई आईसीएमआर ने या किसी ने रिलीज नहीं किया है, हो सकता है हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्ट्रेन आ चुके हों जो कि ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं और वो अभी कुछ सीमित इलाकों में ही हो, जिसकी वजह से उन इलाकों में इस चीज का जो प्रसार है वो ज्यादा है। तीसरी इसकी पॉसिबिलिटी जो मुझे लगता है जिसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो ये है कि जिन लोगों में पहले कोरोना नहीं हुआ, जो बचे हुए थे, अब वो जब बाहर निकल रहे हैं, भीड़ में मिक्स हो रहे हैं, तो उनको ज्यादा चांसेस रहते हैं। हम ये कहते हैं ससेप्टेबल पॉपुलेशन, जैसे कि हम सीरो प्रेवलेंस का जो डाटा लेके आते हैं, जैसे दिल्ली का हमने किया था पिछले दिनों, तो उसमें ये आया था करीब 55 से 60% के बीच की जो आबादी है वो सीरो प्रेवलेंट है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि उस आबादी को कभी ना कभी कोरोना हो चुका है और उसमें से अधिकांश लोगों को मालूम भी नहीं चला कि कब उनको कोरोना हुआ था। अब जिन लोगों को एक बार कोरोना हो चुका है उसमें से अधिकांश लोग जो है वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उनके अंदर नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा एंटीबॉडीज बन चुकी हैं और वो प्रोटेक्टेड है, उनको जल्दी से दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। अभी जो लोग कई राज्य ऐसे हैं या कई जगह लोग ऐसे थे जहां पर अभी तक उन्होंने बहुत सावधानियां ली हुई थी, उनकी बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं हुई थी, तो वो वाली जो पॉपुलेशन है उसको इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं। और मुझे लगता है कि ये उस पॉपुलेशन में ही इन्फेक्शन ज्यादा हो रहे हैं जो लोग अभी इन्फेक्टेड नहीं हो पाए थे। जैसे कि कई सारी मुंबई में बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो वहां पर क्या हुआ था कि ना तो काम करने वाले लोगों को आने दिया जा रहा था, ना वो लोग कहीं जा रहे थे, तो उनका कांटेक्ट बहुत कम हुआ और वो एक्सपोज नहीं हो पाए उनमें से अधिकांश लोग। तो वो लोग ससेप्टेबल है या नागपुर में है या कई जगह है, तो ये जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन जहाँ पे ज्यादा है वहां पर इस चीज का अभी खतरा बना हुआ है। और सभी लोगों को उसके लिए जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो जैसे पहले फॉलो कर रहे थे उसको ही फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाना है, मास्क का यूज करना है। और अब तो वैक्सीन भी उपलब्ध है, तो वैक्सीन को भी जहां पे संभव है जिन लोगों को जो एलिजिबल है उसके लिए उनको दी जानी चाहिए। एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में टेस्टिंग को लेकर लापरवाही हुई। शुरू में संक्रमण नहीं रोका गया, जिसके बाद मामले और बढ़ते चले गए और इसलिए हालात बेकाबू हो रहे हैं। सुनिए। महाराष्ट्र को देखिए, इसमें दोनों चीजें देखिए आप। जब महाराष्ट्र में स्लम में फैला था और वो धारावी के स्लम में हमने पूरी दुनिया को दिखाया था कि वी कैन डू इट, यस वी कैन डू इट। वही लोग अगर लापरवाह हो जाएंगे, बाजारों में जाएंगे, कई मार्केट्स दिखाए आप लोगों ने, बॉम्बे में शूट किया है आपने, महाराष्ट्र के आसपास शूट किया है, जो छोटे शहर हैं, वो विदर्भा के जो 4-5 शहर हैं उनमें सब दिखाया है आपने कि लोग बिल्कुल निकल पड़े और भूल गए कि हमारी कुछ जिम्मेदारी है। तो इस तरह की जिम्मेदारी को नहीं भूलना है और अभी हमको कम से कम 4 महीने 5 महीने सावधान रहना है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति पर रिव्यू मीटिंग की और उसके बाद सरकार ने कुछ आदेश निकाले। इसके तहत राजधानी भोपाल और इंदौर में बुधवार से नाइट कर्फ्यू शुरू कर दिया गया है। 8 और शहरों में रात 10 बजे दुकानें बंद करने के निर्देश निकाले गए हैं। हालांकि सरकारों की ये महीन बात समझ नहीं आती कि जब रात में बाजार वैसे ही बंद हो जाते हैं तो नाइट कर्फ्यू से क्या मदद मिलेगी।
गुजरात के सूरत में नियम कड़े कर दिए गए हैं। सूरत के बाहर से जो भी आएगा उसके लिए 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा जिनमें लक्षण दिखते हैं उन्हें तुरंत कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा है और जो ऐसा नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। अब वैक्सीन की बात पर आते हैं। आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के वेस्टेज पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यूपी, तेलंगाना जैसे कई राज्यों में 10% तक वैक्सीन का वेस्टेज हो रहा है। दूसरी तरफ गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही। ये बात आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक चुनावी सभा में कही। सुनिए। आज के नरेंद्र मोदी के 1 मास आगे चिठी दिएছি যে কোভিড ইনজেকশন আমি পয়সা দিয়ে কিনবো আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে, শুধু ওদের কাছে আছে, ওটা আমাদের কাছে নেই, ওটা বাইরে কিনতে পাওয়া যায় না, যে আমার অ্যালাউ করো যাতে সব পাবলিককে बिना पैसा कोविड इंजेक्शन दीते पारी देयनी। विपक्षी सरकार पर यह भी सवाल उठा रहे हैं कि जब देश के लोगों के लिए पर्याप्त वैक्सीन नहीं है तो विदेशों को क्यों दी जा रही है। ये बात आज संसद में भी आई। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने सरकार से वैक्सीन के निर्यात की वजह पर सवाल किया। सुनिए। सरकार के आंकड़ों के अनुसार आज तक 3 करोड़ 48 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। जिन लोगों की वैक्सीनेशन पूरी हो गई है, जिनको सेकेंड डोज मिल गई है, उनकी संख्या है 61 लाख और 68,000, 61.68 lakhs। इसका यह मतलब है कि भारत की 130 करोड़ की जनसंख्या में से अभी तक 0.047% लोगों का टीकाकरण हुआ है। और उसके विपरीत हम लोगों ने आज तक 5 करोड़ 94 लाख वैक्सीन की जो डोज है वो हमने बाकी 72 देशों को हम एक्सपोर्ट कर चुके। अगर टीकाकरण इसी गति से चलता रहा, इसका मतलब यह होगा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन का स्टॉक अभी तक प्रोड्यूस किया है उसका 25% स्टॉक अप्रैल के अंत तक व्यर्थ हो जाएगा। उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा जो गृह मंत्रालय की स्थायी समिति है उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता जताई है और वो महत्वपूर्ण चिंता ये है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी दूसरी डोज अभी तक वैक्सीन की ली नहीं है, मतलब वो पहली डोज वैक्सीन की व्यर्थ हो गई है। तो इसका सीधा सीधा जो तात्पर्य ये है कि एक, टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो ठीक तरीके से नहीं चल रही है, और दूसरा, हम अपने देशवासियों की कीमत के ऊपर बाहरले देशों में वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कितने विवेक की बात है, ये कितनी संजीदा बात है, इसके ऊपर सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस पर जवाब दिया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। जवाब में वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का जिक्र किया, कहा कि यह मानवता की सेवा है। सुनिए। This approach is not only in keeping with our age-old tradition of Vasudhaiva Kutumbakam, as I have noted earlier, it is also the contemporary outlook of this government to utilize India's growing capacities for the benefit of humankind. As a prominent nation in an increasingly multipolar world, the international community has great expectations of us, and we in turn are prepared to demonstrate our willingness to shoulder greater responsibilities. इस राजनीति से इतर वैक्सीन को लेकर एक और चिंता है। यूरोप के कई देशों ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन रोक दी है। वजह बताई है कि इसे लगाने के बाद खून का थक्का बन जाता है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को भारत में पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट तैयार कर रहा है। देश में ज्यादा टीकाकरण इसी वैक्सीन से हो रहा है। तो क्या इस वैक्सीन से कोई खतरा है? यूरोप में रोक लगाने को किस तरह से देखा जाना चाहिए? एक्सपर्ट की राय सुनिए। इंसिडेंस है 0.004% है, जो कॉमन पॉपुलेशन से भी कम है। ये जो इंसिडेंस देखी गई है इसमें कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश करी गई है, यानी कि इसमें कोई डर या कोई डेंजर या नॉन एस्टैब्लिश साइड इफेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। इसलिए मेरा ये मैसेज है कि ये वैक्सीन सेफ है।
हो सकता है कि ये जो पेशेंट्स जिनको थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना हुआ है वो उस एज ग्रुप में हुए हैं, या उनमें ऑनगोइंग इम्यून डिसफंक्शन है, या वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स थे या हैं कोविड के, मतलब एक्सटर्नली बाहर से उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। अगर कोई आदमी एसिम्प्टोमेटिक भी कैरियर हो, उसमें जो अंदर इम्यून डिसफंक्शन होता है, ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं, वेरियस जेनेटिक डिसफंक्शन कॉज होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसमें मैक्रोफाजेस, मोनोसाइट्स, इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स इंक्रीज मात्रा में पाए जाते हैं, वो थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना कॉज कर सकते हैं, पर वैक्सीन नहीं। तो मेरा ये मैसेज है सबको कि ये वैक्सीन सेफ है। ज़्यादातर सारे डॉक्टर्स को ये वैक्सीन लग चुका है। ये दोनों, मैंने अपने आप दोनों वैक्सीन लगाए हैं, डोज 1 एंड डोज 2, कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। हमें खाली एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वैक्सीन का मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई भी इस्टेब्लिश साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, एंड मेरा ये मैसेज है कि ये वैक्सीन सेफली लगाना चाहिए, बिना कोई डर, बिना कोई हेजिटेशन के। थैंक यू। देश में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। लगभग 30 लाख लोगों को रोज कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक टीकाकरण के बाद मौतों की संख्या करीब 70 है और इनमें भी मौत की वजह दूसरी बीमारियां बताई गई। इसलिए जरूरी यह है कि टीकाकरण के बारे में अफवाह ना फैलाई जाए, और सबसे जरूरी यह है कि कोरोना को अब बिल्कुल भी हल्के में ना लिया जाए। खतरा अब भी उतना ही बड़ा है। हमने पिछले साल कोरोना महामारी को भुगता है, गलतियों से सीखना चाहिए, एहतियात बरतिए। तो ये हुई कोरोना की बात। अब चुनावों की बात कर लेते हैं। चुनावों में करोड़ों में पैसा बह रहा है और इसका कुछ हिस्सा जब्त किया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग के मुताबिक 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले 331 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामदगी की गई है। यह रकम पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तैनात इलेक्शन ऑब्जर्वर की टीम ने बरामद की है। इसमें पश्चिम बंगाल अव्वल नंबर पर है। यहां से सबसे ज्यादा 19 करोड़ 11 लाख की नकदी, सबसे ज्यादा 47 करोड़ 40 लाख कीमत के ड्रग्स और 29 करोड़ 42 लाख रुपए मूल्य की मुफ्त में बांटने के लिए लाई गई चीजें बरामद हुई हैं। ये सारी चीजें मतदाताओं को वोट के बदले प्रलोभन देने के लिए इस्तेमाल होनी थी। आप जागरूक मतदाता बनिए और इस तरह के प्रलोभन से अपने मत को प्रभावित मत होने दीजिए। टीएमसी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया। ममता बनर्जी ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम का वादा किया है। इसके तहत 1 करोड़ 60 लाख जनरल कैटेगरी परिवारों को 500 रुपए हर महीने देने का वादा है। SC/ST परिवारों को 1000 रुपए महीना देने का वादा है। परिवार की महिला सदस्यों के अकाउंट में ये पैसा भेजने की बात कही गई है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का वादा राहुल गांधी ने भी 2019 के चुनाव में किया था। इसके अलावा 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जारी रखने का वादा है। किसानों के लिए बजट का आवंटन दुगना किया जाएगा। 8-9 जातियों को ओबीसी में शामिल करने का वादा है। इस घोषणा के दौरान उन्होंने केंद्र पर बाधा पैदा करने का आरोप भी लगाया। छात्रों को कम ब्याज पर लोन और टैबलेट देने का वादा भी किया गया है। तो ममता ने कहा, ये लोगों का घोषणा पत्र है, ये राजनीतिक घोषणा पत्र नहीं है, ये विकास का घोषणा पत्र है। ये टीएमसी के घोषणा पत्र की बात हुई। बीजेपी के खेमे से खबर है कि कल आला नेता दिल्ली आए थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि बाकी बचे चरणों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जल्द आ सकती है। दक्षिण के राज्यों की तरफ चलते हैं। कांग्रेस ने पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के नाम न होने से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि महीने भर पहले ही वे पुदुचेरी के सीएम की कुर्सी पर काबिज थे। वहीं कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव ने बताया कि नारायणसामी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वे कैंपेन और इलेक्शन मैनेजमेंट पर नजर रखेंगे। खबरें तो यह भी आ रही हैं कि नारायणसामी खुद ही इस बार चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे। वैसे पुदुचेरी में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सीट बंटवारे को लेकर पार्टी मुख्यालय में इस हफ्ते ही कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। उनका आरोप है कि पार्टी ने इस बार सहयोगी पार्टी डीएमके को अपने स्ट्रांग होल्ड में भी टिकट दे दिए। अब चलते हैं केरल की ओर। यहां चुनावों से पहले बीजेपी ने अपना एक साथी खो दिया है। पीसी थॉमस की पार्टी केरल कांग्रेस ने एनडीए छोड़ने का फैसला किया है। खबर है कि पीसी थॉमस अब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ का हिस्सा बनेंगे। एनडीए छोड़ने पर थॉमस का कहना था कि इस
बार चुनाव में उम्मीदवार उतारने के लिए एनडीए से एक भी सीट नहीं मिली है। वैसे एनडीए ने पीसी थॉमस को पाला से चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन उन्होंने निजी कारणों से मना कर दिया। थॉमस ने बताया कि उनकी पार्टी का विलय केरल कांग्रेस एम से टूटकर अलग हुए पीजे जोसेफ के नेतृत्व वाले केरल कांग्रेस ग्रुप में हो जाएगा। तो ये कुछ चुनाव के अपडेट्स थे। आज के शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।